तशद्दुद करके घर से निकाला, मैके में भी पनाह न मिली। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया उन लोगों ने भी बातें शुरू कर दी, माँ ने बातें शुरू कर दी, माँ ने भी, भाइयों ने भी। कहाँ जाए औरत, कहीं नंद का इंतकाम, कहीं बेटी का माँ पर इल्जाम। आपकी बेटी जो शादीशुदा है वो आपके मियाँ के कान भरती। मेरी बेटी ने सारा पता सी कि मेरा हाल होना ने मैंने मारना, एक टोका सी, एक छुरी सी, एक बैग। ससुरालियों ने दुल्हन कत्ल कर दी, माँ ने सगी बेटी को दी कत्ल की धमकियाँ। तो हमें जहाँ में भी हम तुम्हें मार देंगे, ये बच्चे जो होते हैं हम तुम्हारी सास को दे देंगे। मेरा मियाँ तक वहाँ से वो निकला। कौन दे रहे हैं? मेरे घर वाले भी और मेरे ससुराल वाले भी। किसका है कसूर, क्यों होता है औरत पर जुल्म? औरत टू औरत जो इश्यूज हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो एक हसद और जलसी का है। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि औरत पे होने वाले तशद्दुद का आगाज़ उसके अपने घर से ही होता है। कहीं भाई अपनी बहन की जान का दुश्मन बन जाता है तो कहीं बाप अपनी बेटी पर तशद्दुद करता नज़र आ रहा है। लेकिन आज के इस ख़ास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि वो औरतें जो अपने शोहरों के घर पे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनती, इसकी क्या वजह है? ये मुआशरा जब से इस मुआशरे ने जन्म लिया तब से इस तशद्दुद का आगाज़ हुआ और इतनी अवेयरनेस के बावजूद आज तक हम इसे रोक क्यों नहीं पाए। आज के इस प्रोग्राम में हम ऐसी कहानियाँ आपके साथ शेयर करेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, मेरा नाम है आमिर डार। एक ऐसी औरत की दास्तान जिसको शौहर ने धुतकारा तो मैके वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल फेंका। ये मासूम बच्चे उसी खातून के हैं जबकि दो नन्हे बच्चे जालिम शौहर ने छीन लिए हैं। ये खातून कहाँ जाए, कैसे खुद को संभाले, अपनी इज्जत की हिफाजत किस तरह से करे, जिससे छत भी छिन गई वो बच्चों को कहाँ से खिलाए। आपको याद होगा हमने पहले भी ऐसे ही कई केसेस आपको दिखाए थे। औरत पर होने वाले हर जुल्म के खिलाफ टीम मुजरिम कौन ने आवाज बुलंद की थी। वो शाजिया तो आपको याद ही होगी जिसकी शादी को 20 बरस बीत चुके थे। उसकी दास्तान रुला देने वाली थी। हमने बताया था कि कैसे अपनों ने ही शौहर को बीवी के खिलाफ कर दिया था, किस तरह शौहर बीवी को मारने के लिए तैयार हो गया था। टीम मुजरिम कौन ने आपको ऐसे बदतरीन तशद्दुद की झलक भी दिखाई थी कि किस तरह औरत ही औरत की दुश्मन निकली, किस तरह औरत ही घर की चार दीवारी में औरत को बनाती रही तशद्दुद का निशाना। कैसे आज के बाशऊर मुआशरे में बेटी पैदा करना औरत का जुर्म बन गया। कैसे बराबरी का नारा लगाने वाले जहेज कम लाने पर बहू पर ढाते रहे कयामत। कैसे ससुरालियों ने तशद्दुद करके बहू को कत्ल करने के बाद इस वाक़े को हार्ट अटैक का रंग दे दिया। क्यों मामू और भाई घर की बेटी को मरता देखने के बावजूद बचा ना पाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमने आपको वो दास्तान भी दिखाई थी जब शादी के आगाज से ही शौहर ने बीवी पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। 22 साला सुंबल के लिए ससुराल में जीना दुश्वार हो गया था। हमने बताया था कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बेटी बाप को शौहर के तशद्दुद का बताती रही मगर बाप ने तवज्जो देना गवारा न किया। ऐसी कौन सी वजह थी कि शौहर के तशद्दुद का जिम्मेदार बेटी अपने बाप को गर्दानती रही। क्या लड़की को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक भी नहीं? क्यों मुआशरा बिना किसी सबूत और वजह के उसे बदकिरदार समझता है? लाजमी देखिए आज का प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरे दाएं तरफ जो औरत बैठी है, इस औरत की आज से 12 साल पहले शादी होती है। शादी जहां होती है ना इसे ना इसके घर वालों को पता होता है कि वो शख्स कौन है। गैर थे, सही तरह देखभाल नहीं की, पता नहीं किया कि कौन लोग हैं। शादी के बाद इन्हें पता चलता है कि वो एक शख्स जो बज़ाहिरन अच्छे घराने का एक फ़र्द लगता है वो नशा करता है, वो नशेई है। और ना सिर्फ वो शराब पीता है, वो चर्स पीता है, वो पाउडर का नशा करता है। जब शादी होती है तो उसके बाद इन पे ये राज खुलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जुल्म की एक लंबी दास्तान शुरू हो जाती है। इस दौरान बच्चे भी इनके पैदा होते हैं। अब इनके 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। 2 बेटियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 2 बाकी बच्चे कहाँ हैं वो भी हम इनसे पूछेंगे। ये जुल्म की दास्तान कैसे शुरू होती है, इस बेचारी औरत का कसूर क्या था, और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक और ख़ौफनाक है। वो ये है कि इतना जुल्म किया गया ससुराल वालों की तरफ से, इसके मियाँ वालों की तरफ से, कि इसने वो अपना घर छोड़ा
और उसके बाद अपने घर आ जाती है, अपने वालदैन के घर आ जाती है और वालदैन भी कबूल करने से इनकार कर देते हैं। अब ये औरत इस वक्त लाहौर शहर में एक गुमनाम जगह पे दर बदर की ठोकरें खा रही है। ना इसका मियाँ रखने को तैयार है, ना इसके वालदैन जो माँ बाप का मेका है, घर है, वो भी रखने को तैयार नहीं है। बच्चे दो छोटी बेटियाँ बड़ी प्यारी नन्ही सी इसके साथ हैं और अब इसे कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। किसी अल्लाह के बंदे ने, किसी अल्लाह की बंदी ने इसे पनाह दी हुई है। इस औरत ने हमसे रब्ता किया, हमसे दरख्वास्त की कि ये मेरा मामला है, कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई इसे पूछने वाला नहीं है कि बीबी तुम्हारे साथ क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। टीम मुजरिम कौन ने ये स्टैंड लिया, हम इसकी आवाज़ बन रहे हैं, हम इसकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक भी पहुँचाएँगे। टीम मुजरिम कौन अपनी जिम्मेदारी निभाती आई है, हमेशा सच्चाई सामने लाती रही है और मजलूम की आवाज बनकर इसको जायज हक दिलाने की कोशिश करती रही है। आज भी हम घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वाली इस बेबस लाचार खातून की दास्तान आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसे छत चाहिए है, इसे अलग से एक पहचान चाहिए है। अब वो अपने मियाँ के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो बहुत तशद्दुद करता है, वो हर वक्त नशा करता है, मारता है, गालियाँ देता है और वो तो मियाँ है, वो तो समझ से आया कि गैर था। अब वालदैन वो तो अपना खून है ना, मेरी समझ से बाहर है कि वालदैन इन्हें कबूल करने को तैयार क्यों नहीं है। वालदैन कहती हैं हमारे घर रहना है तो हमारी शराइत के मुताबिक रहो, घर में मुलाजमों की तरह रहो और जो तुम्हारे बच्चे हैं हम उनसे भी इसी तरह का सलूक करेंगे। ये औरत कौन है? हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? इरम। इरम, आप लाहौर की रहने वाली हैं? जी। शादी आपकी कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? मरीके में हुई थी 2006 में। मरीके में 2006 में हुई थी। 14 साल हो चुके हैं आपकी शादी को। जी। 4 आपके बच्चे हैं, जी। ये 2 बेटियां तो आपके साथ हैं, जी। बाकी 2 बच्चे आपके कहाँ पे हैं? वो उसके पापा के पास है। फिर पापा के पास हैं। जी। तो ये आप इन्हें लाने में कामयाब होगी तो वो बच्चे क्यों नहीं आए? वो भेज नहीं रहे। वो भेज नहीं रहे। जी। अब मुझे आगाज से बताएं, शादी जब आपकी हुई, शादी के वक्त आपको नहीं पता था ये शख्स कौन है सही तरह, क्या काम काज करता है? शादी किसने करवाई थी? मेरी सिस्टर है, उसके ससुर ने करवाई थी। उन्होंने करवाई थी। आपको क्या पता था ये कौन है, क्या करता है? हमें कुछ इल्म नहीं था। इल्म नहीं था। जी। और शादी भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हुई थी। इस कदर जल्द शादी, क्या शादी किसी उजलत में की गई या फिर किसी सच्चाई को छुपाने के लिए शादी जल्द रखी गई थी? शादी के बाद खातून पर कौन सा राज खुला? शादी के बाद आपको क्या पता चलता है, क्या राज खुलते हैं, ये बंदा कौन है? शादी के तकरीबन 1.5 साल जब बेटा हुआ तो पता चला कि ये नशा करता है, शराब पीता है, चर्च पीता है। 1 साल तक आपको पता नहीं चलने दिया? जी। बेटा हो जाता पहला, जी। बाद में आपको पता चलता है। जी। फिर आप उससे पूछती हैं? जी। उसके बाद मैंने काफी कोशिश की कि ये नशा छोड़ दे। मारपीट करता था, झगड़ा करता था। मारता था? जी। क्यों मारता था? नशा वो करता था, आप उसकी घरवाली थी, उसके सारे काम काज करती थी, जब उसकी उसको जरूरत पूरी करती थी, क्यों मारता था? नशा जब उसको नहीं मिलता था तब वो मुझे तशद्दुद करता था। शौहर को नशा ना मिलना बीवी का कसूर कैसे बन गया? शौहर बीवी की जिम्मेदारियां पूरी करने की बजाय बीवी पर ही बोझ बन गया। नशाई शौहर ने नशा ना मिलने पर बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्यों मर्द अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते और खवातीन पर मजालिम तोड़े जाते हैं? माहिर समाजियात इस हवाले से क्या समझाते हैं? औरत जो कि ऑलरेडी एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये तमाम मसाइल मिलकर उसको मज़ीद वल्नरेबल जो है वो बना देते हैं। फिर हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं और हमारे यहाँ इस्लाम की एक अपनी इंटरप्रिटेशन है, लोग अपनी शायद अपनी कन्वीनियंस के ऊपर मज़हब इस्लाम की इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। हालांकि जितनी ज़्यादा रब्बुल आलमीन ने औरत को इस्लाम के अंदर हकूक़ दिए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में अक्सर अपनी क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ, या अपने ग़ुलामों पे बात की थी या अपनी औरतों के हकूक़ पे बात की थी। आप एक वो शख्सियत थे जो कि क़यामत तक आपको पता था कि क्या दुनिया में होना है। आप भी ये आप अगर यहाँ से देखें तो औरतों के जो हकूक़ हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि हम एक ऐसे मुआशरे की पैदावार हैं जो कि काफ़ी मसाइल का शिकार है। सबसे ज़्यादा तालीम की कमी है। प्रायोरिटी में अगर हम कर लें, आप कहते हैं औरत को जो है वो ज़िम्मेवार ठहराया जाता है। जो ज़िम्मेवार ठहराता है
मैं माजरत के साथ कहूँगी ना उसको शऊर है। और औरत अगर ख़ुद ज़िम्मा ले रही है और ज़िम्मा लेके वो घर के कोने में बैठ गई कि हाँ मैं ही ज़िम्मेवार हूँ, और अपने आप को मज़ीद जो है वो दलदल में लेके जा रही है, वो भी शऊर ज़दा नहीं है। शऊर, इकरा, अगर हम इस लफ्ज़ के ऊपर जाएं, आप सिर्फ बेसिक्स बता दीजिए कि ये तालीम है, ये औरतों के हकूक़ हैं। सबसे पहले अपने मर्द को बताइए, अपने उस बेटे को बताइए जिसको आप खुद पैदा करते हैं और फिर उसकी शादी करते हैं, और जब वो बहू आपके घर आती है तो आपका परसेप्शन टोटली चेंज हो जाता है। और उस बच्ची को भी बताइए कि जब तुम ब्याह के जाती हो तो मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद नहीं है, मसाइल हैं, बताओ, अपनी आवाज़ बुलंद करो, अपनी हकूक़ से खुद आगाही लो। हुकूक किससे मांगें, कौन देगा हक? ख़वातीन पर जो मज़ालिम होते हैं वो बयान करना भी दुश्वार है। अपना हक मांगने से पहले ही उन पर घर के दरवाजे कैसे बंद कर दिए जाते हैं ये हम आपको बताएंगे। आपको याद होगा वो केस जिसमें सुंबल को बाप की अना और जिद की वजह से ससुराल में मज़ालिम सहना पड़े। वही सुंबल जिसकी शादी को अभी सिर्फ 1.5 साल हुए थे। उसकी जिंदगी की राह में नफरत के बीज बो दिए गए थे। सुंबल की शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी गई थी। फूफी भतीजी को बहू बनाकर घर ले गई थी। बाप ने शादी के लिए बेटी पर दबाव डाला था। अपनों में ही ब्याही जाने वाली सुंबल की जिंदगी अजाब बन चुकी थी। जुल्म की एक नई दास्तान का आगाज हो चुका था। मार्च 2018 में आपकी शादी हो जाती, आप अपने घर चले जाते, अपने ससुराल चले जाते। शुरू में बिल्कुल ठीक था सब कुछ, या आगाज से ही आप पे तशद्दुद और आपको मारना पीटना शुरू कर दिया? 2-4 माह ठीक थे। ठीक था, बिल्कुल ठीक था। उसके बाद अचानक क्या हुआ? उसके बाद ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ, नंदों ने आके कान पड़ने, ये पूछती नहीं है, ये ऐसे करती है। वो घर में जो मामूली छोटी छोटी नोकझोंक होती है, वो उनमें ये रवाज है कि नंदे वहाँ की ऐसी चुदरानी है ना, ऐसी चौधरीपन आके दिखाती हैं कि जैसे हम ही है सारा कुछ। शादीशुदा नंदे, अच्छा, वो भाई को उठाती हैं, भाई उनकी सुनते हैं, उनके भाई उनको बहुत उनकी बात मानते हैं। इसको खर्चा ना दें, इसको ऐसे कर, इसको ये कर, इसको वो कर। पहली दफ़ा आप पे हाथ कब उठाया आपके खामन ने? शादी की कितनी देर बाद? जब मेरी बच्ची होने वाली थी तब मुझ पे उठाया। आप हामिला थी, प्रेग्नेंट थी? जी, तब हाथ उठाया। जी, किस बात पे? इसी बात पे उठाया था। मेरी वालदा से मेरी बात नहीं करवाता था, मेरे कि इसको मोबाइल नहीं मुझे देता था कि वालदा से बात नहीं करनी। क्यों? कि वालदा मेरे साथ जो थी, वालदा मेरे साथ थी। मेरी मामा उसको कहती थी कि तुम ऐसे हो, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे करते हो, लेकिन वो उसके मामू की फोर्स थी, वो उनके साथ थे। इस वजह से जो मामू कहते थे वो वही करता था, वो मेरी बात नहीं करवाता था। मैं उनकी होती तो आज उनको मेरा एहसास होता ना। मैं हर दफ़ा मैं उनके आगे रो के जाती हूँ, पापा वो ऐसे करते हैं। नहीं, तू रहना तो उत्थे रहना है, तू वसना तो उत्थे वसना, शक्ल ना वहाँ मैनू अपनी। मजलूम बेटी मैके वालों को बताती तो भी बाप यकीन ना करता और ना ही बेटी को जुल्म की इस चक्की से निकालने की कोई तदबीर। हत्ता के बाप तो इस बेटी को ही कसूरवार ठहराता रहा। बाप ने बेटी की किसी बात को अहमियत न दी। शौहर ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। तड़पा तड़पा कर मारने की कोशिश की गई और बाद में घर के दरवाजे पर फेंक दिया गया। बेटी मौत से जिंदगी की जंग लड़ती रही, मगर बाप को अभी तक बेटी का कोई ख्याल न आया। ससुरालियों की सफाकियत और बाप की अना ने सुंबल को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। हम आपको अपनी पहली दास्तान की जानिब भी वापस लेकर जाएंगे, उस औरत की कहानी की जानिब जिसे शौहर ने दुत्कारा और बाद में मैके वालों ने भी कत्ल कर देने की धमकियां दी। खातून को अपनों की वजह से दरबदर की ठोकरें खानी पड़ी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैके वाले जानते बूझते हुए बेटी की जिंदगी से ज्यादा उसके घर बसाने को अहमियत दें। हमने आपको ये बताया था कि कैसे औरत ही औरत की दुश्मन है, किस तरह औरत ही घर की चार दीवारी में औरत को बनाती है तशद्दुद का निशाना, कैसे आज के बाशऊर मुआशरे में बेटी पैदा करना बन जाता है औरत का जुर्म। आप उस इरम को तो नहीं भूले होंगे जिसका रिश्ता गैरों में हुआ था। ससुरालियों ने झूठ की बुनियाद पर रिश्ता लिया था। वो ससुराल जहां इरम को नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जाती थी, जहां ससुराल में सास और नंदों का राज था।
शादी के कितनी देर बाद सारे मामला ठीक चलते रहे हैं? कुछ साल तकरीबन जो है ना वो मामला, जब तक वो बच्ची पैदा नहीं हुई। यानी सबसे पहले जब सबसे बड़ी बेटी पैदा होती है तो उसके बाद मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बस जब बेटी पैदा हुई, जब उन्होंने, बल्कि पैदा भी नहीं हुई, जब उन्हें पता चला ना कि बेटी पैदा हो रही है, तो नंदों ने तो ताने देने उसी दिन से शुरू, सास और आपकी बेटी को ताने देने शुरू हाँ उसी वक्त ताने देने। बेटी क्यों पैदा कर रही हो? बेटी पैदा क्यों कर रही हो? हमारे तो खुद घर में बेटियां काफ़ी हैं, या हमें फिर ऐसी मिल गई हैं, फिर बेटी पैदा होगी तो शुरू हो गया। बेटी पैदा होने के बाद तशद्दुद शुरू हो गया। पहले बातें थी, फिर पैदाइश के बाद तशद्दुद शुरू हो गया। यानी पैदाइश के फौरी बाद जब औरत को सबसे ज्यादा केयर की, प्यार की जरूरत होती है, उस वक्त और इन जालिमों ने मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद शुरू कर दिया। तशद्दुद शुरू हो गया। किस तरह का तशद्दुद? आपको हिम्मत ये तो करनी होगी। इस हद तक जाती थी कि तारों से मारती थी। तारों से? ये जो बिजली वाली तारें होती हैं, हाँ, उसके साथ मारती थी। हाँ, कसूर उस बच्ची का ये था कि बेटी पैदा कर रही है, दूसरी बेटी पैदा हुई, फिर तशद्दुद में इजाफा हो गया और मारना शुरू कर दिया, और मारना शुरू कर दिया, और मारना शुरू कर दिया, ताने देने लगी, भेज दो इसे, इसकी माँ ठीक नहीं रहती है, माँ तो नहीं रहती थी, इसको भेज दो उधर अपनी माँ। तशद्दुद आप कह रहे हैं कि नंदे करती थी? सिर्फ नंदे तशद्दुद करती थी या इसका मियाँ वकार वो भी तशद्दुद करता था? मियाँ की शिकायत नहीं की मेरी बेटी ने कभी कि वो मारता है मुझे, मैं गलत। मियाँ नहीं मारता था? मियाँ, बेटी ने कभी शिकायत नहीं की मियाँ ने मारा है कभी। लेकिन मियाँ के सामने बाकी घर वाले मारते थे? मियाँ के सामने नंदे भी मारती थी, यानी मियाँ की बहनें भी मारती थी, देवर भी मारते थे? मियाँ, हाँ, देवर मारते थे, देवर हाथ उठाते थे भाभी पे, मना नहीं करता। और ये कैसा मियाँ था ये जिसके जिम्मे उसकी हिफाजत, उसकी इज्जत की, उसकी जान की हिफाजत उसके जिम्मे है, और वो अपने भाइयों को रोकता नहीं था, अपने छोटे भाइयों को रोकता नहीं था? रोकता नहीं था। देवर किस बात पे मारते थे? देवर भी इस बात पे मारते थे कि बेटी क्यों पैदा की है? बेटी क्यों पैदा की है? और घर में और कोई बड़ा नहीं था? ससुर की घर में चलती नहीं थी, ससुर को समझते नहीं थे। बेटी घर बसाना चाहती थी, मगर उसके चेहरे पर जुल्म बर्बरियत की दास्तान भी रकम थी। बाप जानता था कि उसकी नाजों पली बेटी पर ससुराल में जुल्म किया जाता है। औरत ही औरत का जीना दुश्वार कर देती है। औरत टू औरत जो इश्यूज़ हैं, ये आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लोअर तबका, आपकी मीडियोकर क्लास और आपकी अपर क्लास, और उसके कई फैक्टर्स हैं। उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो एक हसद और जेलसी का है। एक औरत, चाहे एज डिफरेंस होता है आपका, एक औरत जब एक दूसरी औरत को अपने मुकाबले देखती है, एक ही घर की चार दीवारी के अंदर, रिश्ता वो कुछ भी हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, वो रिश्ता भावज और नंद का हो सकता है, वो देवरानी जेठानी का हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली बाज़ वो दो बहनों का हो सकता है। ये एक अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंसानी फितरत है। फिर अगेन वही बात कि हम लोग इतने ज़्यादा, हमारे दिमाग की वो वाली ग्रोथ नहीं है, हम उस लेवल पे नहीं है कि हम डाइजेस्ट कर सके। तो वो एक हसद इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से औरत औरत की दुश्मन है। बाज़ दफ़ा तालीम में अगर एक ही घर में कोई आगे चला गया और दूसरा जो है वो उस स्टेटस पे नहीं जा सका, वो वजूहात हो सकती हैं। और मियाँ बीवी के झगड़े के दरमियान भी हमारी रिसर्च ये बात कहती है, बल्कि मैं आपको बताऊं, मदर इन लॉ का एक, जब मैं अपनी रिसर्च करी थी ख़वातीन के हेल्थ के मसाइल के ऊपर, तो मेरे पास एक फैक्टर बार बार आ रहा था, रोल ऑफ मदर इन लॉ इन द विलेजेस, इन द रूरल एरियाज़। उसका इन्फ्लुएंस औरत पे क्या है कि उसकी बाहर निकलना है तो सास से पूछना है, और सास डिसाइड कर रही है इवन कितने बच्चे होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, फैमिली प्लानिंग से लेकर हर चीज़। तो वो मैंने जब वेस्टर्न रिसर्चेस कुछ देखी तो मेरी बात की तायीद की, कितना ज़्यादा रोल है। वो बेटा शेयर करने को तैयार नहीं है, वो हकूक़ देने को तैयार नहीं है जो कि औरत के पास होने चाहिए। तो ये एक ज़्यादा फैक्टर जो है हसद है, जेलसी है, और एक्सेप्टेंस नहीं है, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकें। ये सब तो इरम के केस में भी हुआ था। सास और नंदों ने एक साजिश रचाई थी, इरम को मौत के घाट उतारा था। अब जरा उस 40 साल की शाजिया को याद कीजिए, जिसको उसकी ही बेटी ने शर्मनाक इल्जामात लगाकर बाप को कत्ल करने पर आमादा किया था। मेरी बेटी ने इल्जाम लांदी सी कि मेरा फोन पिया हुंदा सी ना, किसी दा एवें नंबर मिला के ना तो उन्हें कहना 5 मिनट बाद कॉल करना, तो वो फोन मेरा चुक के उत्ते रख जांदी फ्रिज ते। 5 मिनट बाद जो कॉल आती सी, मैंने पता ही नहीं सी हुंदा, कहना अम्मी तेरी कॉल आती भी,
ਜਦੋਂ मैं सुनना मैं पूछना कहना अभी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ आई है उन्होंने क्या 5 मिनट बाद कॉल करना मैं क्या भाई मैंने तो पता ही नहीं किसी चीज़ का फिर फोन ऐसा रॉन्ग नंबर आने लग गया ऐ मेरी बेटी उस वजह तो मेरे बरखलाफ है कि वो मुंडा नशा पींदा शराब ये उनका कोई केस वगैरह भी चलते रहने उस मुंडे दे कि डकैती च भी शामिल है मैं उन्होंने इत्थों रोकदी सा कि तू हट जा ਉਹ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡਬਲ ਕਾਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ यानी आपकी ये जो हालत हुई है इसमें आपकी बेटी भी शामिल है बेटी शामिल है मैं झगड़ा करके अपनी अम्मी का आ रही सा आपकी बेटी जो शादीशुदा है वो आपके मियाँ के कान भरती थी हाँ जी वो भी ना और आपके किरदार पे उंगलियां आपकी बेटी उठाती थी हाँ तो मैं इन्हू लैके गई है मेरी बेटी ने सारा पता सी कि मेरा यह हाल होना उन्हें मैंने मारना एक टोका सी एक छुरी सी एक बैर सी ये सब कुछ उसने पहले से घर में रखा हुआ था इसी नीयत से हाँ पता ही नहीं मैनू साडे घर कोई चीज़ नहीं सी कोई चीज़ नहीं मैनू पता ही नहीं केड़ा टाइम लैके आया शौहर तय कर चुका था कि वो बीवी को इबरतनाक सजा देगा। बेटी बाप के हाथों माँ का कत्ल करवाने को तैयार थी। औरत ही औरत की दुश्मन बन गई थी। किसी ने ये सोचा भी ना होगा। फिर शौहर ने किस तरह अपने खतरनाक मंसूबे पर किया था अमल। गोडे थले लिया दूसरा इधर वाले गोडे थले ले लिया फिर उन्हें मेरा गला दबाई रखे एक हाथ में छुरी इतने रखी कहता जो तेरी आवाज़ निकली ना तेरा गला काट दिया तो मैं चुप कर गई गला दबाने की वजह से मेरे मुँह से जो खून से वो भी अंदर जान लग गया फिर वो मेरे को बोलिया नहीं सी जाता अखा मेरिया बाहर आने लग गई गला इन्नी जोरी मेरी सांस खत्म होने लग गया तो ताड़ी अम्मी फौत हो गई एक बेटी ने कहा ताड़ी अम्मी ने पता नहीं की हो गया दूसरी ने कहता ताड़ी अम्मी फौत हो गई फिर वो चला गया मोहल्ला सारा इकट्ठा आया कोई ने किसी ने मेरा साथ नहीं दिता फिर मेरी एक बेटी थी एक बेटा मैंने स्टील लेके गया जब उसने नाक काट दिया हाँ जमीन पे फेंक दिया उसके बाद भी छोड़ दिया आपको जी चला गया वहाँ से वो मेरे अंज मेरी सांस जो रुकन लग गया सी तो उन्हें अंज लगा कि मैं मार गई अपने जाने मार के गया ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਅੱਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ आया तो मैं उठ के बाहर खुद ही बाहर आई खुद बाहर गई हैं वो जो सामने हम साए देख रहे थे हाँ जी उन्होंने दरवाजा तमाशा देख रहे थे उसके बाद जाने के बाद भी नाक कटने के बाद भी कोई नहीं आ गया है कोई नहीं आया मैं खुद वो पिछली गली से तुसी आए थे ना उसी हालत में इसी हालत डिगदी कोई समझ नहीं सी आ रही मैं खुद उत्थे जाके डिग्गी फिर महल्ला इकट्ठा आया कोई मैनू हस्पताल नहीं लैके गया किसी ने फोन नहीं किसी ने किया पिछों पुलिस आई है मैनू नहीं पता मैं तो उस टाइम जनरल मैंने लै गया मेरी बेटे 14 साल का मेरा बेटा 13-14 साल का एक बेटी शादीशुदा जी वो लैके गया रक्शे च लैके गया शौहर ने जिस अजियत से बीवी को दो चार किया था वो उसके ऐसे नाकर्दा जुर्म की सजा थी जो उसके लिए उम्र भर का रोग बन गई। ये घाव तो शायद भर जाएं, सर्जरी हो जाएगी, मगर जो जख्म उसके अपनों ने दिए हैं वो नहीं भर पाएंगे। आखिर क्या वजह है, क्यों खवातीन पर होते हैं मजालिम, आखिर औरत ही क्यों जुल्म का बनती है शिकार। घरेलू तशद्दुद मुआशरे के किन तबकात में ज्यादा पाया जाता है। इस खातून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसका शौहर नशे का आदी है। उसने घर की जिम्मेदारी निभाने की बजाय बीवी को ही अजियत से दो चार किया हुआ है। शौहर को नशा या पैसे ना मिलने पर बीवी को जुल्म सहना पड़ता है। जरा गौर से सुनिएगा। वो पैसों का तकाजा तो नहीं करता था? कहता था कि अपने घर से वालों से पैसे लेके आओ, मुझे नहीं पता जहाँ से मर्जी लेके आओ पैसे, मुझे नशा चाहिए। नशे के लिए वो तो खुद भी अच्छे घराने से था, ठीक ठाक था, उसके नाम को जायदाद वगैरह भी थी। जी वो उसने सब सेल कर दी, सब कुछ नशे में सब कुछ बेच दिया उसने, अपना घर बार जायदाद जगह सब कुछ उसने बेच दी, सब कुछ खत्म कर दिया। जब कंगला हो गया तो आपको मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद शुरू कर दिया कि अपनी माँ से अपने घर वालों से पैसे लेके। जब आपने इनकार किया तो आपको मारा, तशद्दुद किया, यहाँ तक कि मुझे वो जान से मारने लगा था। ये क्या वाकया था? यही कि मुझे कहना था घर वालों से पैसे लेके आओ। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें घर वालों से पैसे ला के तुम्हारा नशा करवा सकती तो बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं तो मैं फिर अपने घर वालों से पैसे लेके उनके लिए राशन भी मंगवा सकती। इस दौरान फिर उसने घर में 2 गोर भी थे, उनके सामने उसने मुझे मारने की कोशिश की, आपको कत्ल करने की कोशिश जी।
नशे की खातिर शौहर बीवी को कत्ल करने को भी तैयार था। ऐसी सूरत हाल में बीवी क्या करे? घर की खुशियां तो न जाने कहां रूठ चुकी हैं। जुल्म सह सह कर इस खातून की हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। अब तो पानी सर से गुजर चुका है। शौहर उसकी जिंदगी का ही दुश्मन बन बैठा है। आपने राब्ता किया पुलिस से, अपने घर वालों को आपने बताया? जी, घर वालों को बताया, घर वाले आए, मुझे लेकर चले गए। उसके बाद पुलिस तक ये बात गई, 15 पे कॉल चली, पुलिस तक भी ये बात जाती रही। फिर उसके बाद ये कि फिर घर वाले जब बातें करना शुरू हो गए, इसी दौरान में घर वालों आप खिलाफ होना शुरू हो गए। फिर भाभियाँ थी, वो नहीं जीने दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर मैं सुलह करके देख लेती हूँ, शायद इस इंसान को तरस आ जाए मुझ पे या मेरे बच्चों पे है कि भाई इतना की ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। फिर मैंने 3 माह बाद उसके साथ सुलह कर ली। उसके बाद 4 माह तक फिर मैं उसका ये सिस्टम मैंने देखा। उसने नहीं देखा कि मेरे बच्चे की तरफ, नहीं देखा मेरी बीवी कहाँ से लाके बच्चों को खिला रही है, मेरी बीवी कैसे बच्चों को पाल रही है। आप अपने मियां के घर पे थी और बच्चों को आप खिलाती जी। शौहर का काम तो सिर्फ मारपीट या नशा करना था, बीवी की जिम्मेदारी उठाना नहीं। तो फिर बीवी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बेबस बीवी शौहर का तशद्दुद भी सहती और घर की जिम्मेदारियां भी निभाती रही। आखिर कब तक सहती ये हवा की बेटी? बिलाखिर वो ससुराल से निकली ताकि मैके में सुख का सांस ले सके, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। मैके ने भी शौहर को छोड़कर आने वाली बेटी को कबूल ही ना किया। कहाँ से लाती थी? अपने नहीं, कभी किसी से उधार मांग लिया, कभी किसी से मांग के मैं अपने बच्चों को पाल देती हूँ। उधार मांग के? जी, उधार। वो नशे में पड़ा रहता था? वो नशे में रहता था। जब उससे मांगो तो जी मैं किसी से पता करके मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो नहीं, वो नहीं करता था। यानी आपने हर मुमकिन कोशिश की, आपने बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद उठा ली, मांग के किसी जानने वाले से आप बच्चों का पेट पाल ली, उनके दूध का खर्चा पूरा कर दी। जी। उसके बाद फिर क्या होता है? आप अपने वालिदैन के घर पे कब आ जाती? उसके बाद फिर ऐसे ही वो नहीं सुधरा। फिर मैंने बच्चों को लिया, झगड़ा हुआ मेरा उसके साथ, मैंने बच्चों को लिया, मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई। उसके बाद घर वाले 1 माह तक मेरे साथ ठीक रहे हैं। आपके घर वाले, आपकी अम्मी अबू के घर वाले? जी। वहाँ कौन कौन होता है? मेरी अम्मी, मेरी बहन थी, मेरे भाई थे, भाभियाँ थी। आपके साथ 1 महीना ठीक रहे? 1 महीने तक वो मेरे साथ ठीक रहे। उसके बाद मैंने जॉब ढूंढी, मैं अपने बच्चों को खुद ही पाल दी थी, उधर रह के भी, सिर्फ खाना वगैरह। अम्मी के घर रह के भी आपने नौकरी की अपने बच्चों के साथ? जी, अपने बच्चों को खुद मैं पाल रही थी, सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी। सिर्फ खाना जो 2 टाइम का था वो हमें मिलता था। साथ में वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, उन लोगों ने भी बातें शुरू कर दी कि निकलो यहाँ से। माँ ने बातें शुरू कर दी? जी, माँ ने भी, भाइयों ने भी, भाई जो उसे बोलना छोड़ दिया भाइयों ने, भाभियाँ भी, जी निकलो यहाँ से। क्यों कहते थे? आपका साथ दे रहे थे वो? ये इसके बच्चे हमारे घर में लड़ाइयाँ डालते हैं। बच्चों की वजह से? हाँ जी, इसके बच्चे हमारे घर में लड़ाइयाँ डालते हैं। तो आपने इसको क्यों घर में रखा हुआ है? इसको निकालो यहाँ से, ये फसादन है, ये फितनी है कि हमारे घर में लड़ाइयाँ डालने की आई है। इन बातों के दौरान में फिर उन्होंने, भाई और माँ, भाभियों का तो मैं तस्करा नहीं करूंगा, भाई और माँ ये जानते हुए कि इसके मियाँ ने घर से निकाला हुआ, या आप तंग आके खुद छोड़ के उसे आ गई हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको बहाने से मजबूर कर दिया कि आप ये भी घर छोड़ के चले जाएं? जी। ससुराल ने धत्कारा तो मैके ने भी घर से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। औरत जुल्म सहती रहे तो कोई आवाज बुलंद नहीं करता। अलहदगी इख्तियार करे तो ताने दे देकर जीना दुश्वार कर दिया जाता है। क्या घर बसाना जिंदगी से भी ज्यादा अहम है? घर बसाना ज़रूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। लाइफ इज़ एब्सोल्युटली वेरी प्रेशियस। और अल्लाह ने आपकी जान का भी आपके ऊपर हक है, हमारे माल का भी हमारे ऊपर हक है। जुल्म सहने वाला भी अल्लाह के नज़दीक उतना ही गुनहगार है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन रही है, प्लीज़ आप फिर मैसेज छोड़ें। फिर आपकी बेटी को भी आप, अगर आपके घर में आपकी बेटी और आपका मियाँ आप है या आपका बाप आप है, या आप ऐसा इन्वायरमेंट देते कि आपकी वालदा पे जुल्म हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है कि एक आवाज़ उठाइए। पाकिस्तानी माशरे के अंदर प्रोटेक्शन है, डिपेंड करते हैं आप प्रोटेक्शन हासिल कैसे करते हैं। अवेयरनेस लीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त औरतों को प्रोटेक्शन दी गई है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसके अंदर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती कि आप घर में कोने में बस रोज़ मार खाइए, सो जाइए और अगले दिन का आगाज़ कीजिए। नहीं, हमें बुराई को कहीं रोकना है, नहीं तो ये बुराई बहुत ज़्यादा फैल जाएगी।
जहां औरत ने अपने हक के लिए या अपनी जिंदगी बचाने के लिए कोई कदम उठाया, वहां उसके लिए इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि ससुराल और मैका दोनों ही लड़की की जिंदगी के खिलाफ हो जाते हैं। फिर आपने घर छोड़ा कब? ईद से पहले। माँ बाप का घर कब छोड़ा? ईद से पहले। ईद से पहले। ईद से पहले। ईद आपने कहाँ गुजारी? ईद वो जो मेरे थे जिनका मैंने आपको कहा है कि भी मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, उधर मैंने। आपके कुछ जानने वाले हैं? जी मेरे कुछ जानने वाले। आप उनकी तरफ हैं? जी बच्चों समेत? हाँ जी उनकी तरफ। ईद आपने उन्हीं की तरफ? हाँ उन्हीं की तरफ गुजारी। उसके बाद मुझे वो धमकियाँ दे रहे हैं, उनको पता भी है, मेरा भाई मिल के भी लिया, अब वो मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं, तुम जिन लोगों के पीछे लगी हुई हो हम उन पर अगवा का पर्चा कर देंगे, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम हमें जहाँ मिली हम तुम्हें मार देंगे, ये बच्चे जो से हम तुम्हारी सास को दे देंगे। मेरा मियाँ तक वहाँ से वो निकला। मेरे घर वाले भी और मेरे ससुराल वाले भी। ये आपका भाई आपको धमकियाँ दे रहे हैं? नहीं अम्मी ने कहा ये। आपकी अम्मी ने धमकियाँ दी आपको? जी अम्मी ने कहा कि अगर तुम इधर आई तो तुम्हें तुम्हारे भाई कत्ल कर देंगे। ये ऐसी सच्चाई है जिसे कबूल करने को दिल नहीं चाहता, मगर क्या करें, ये एक कड़वा सच है। एक माँ अपनी बेटी को बेघर करने के बाद भी कत्ल की धमकियां दे रही है। ये ऐसी सच्चाई है जिसे कबूल करने को दिल नहीं चाहता, मगर क्या करें, ये एक कड़वा सच है। एक माँ अपनी बेटी को बेघर करने के बाद भी कत्ल की धमकियां दे रही है। मैंने कहा कि अगर तुम इधर आई तो तुम्हारे भाई कत्ल कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। मेरे माँ बाप के घर का दरवाजा भी आपके लिए बंद है? जी। शोहर की तरफ आप खुद नहीं जाना चाह रही, आपको मारता है? जी उधर तो मैंने खुला का केस दायर कर दिया था ना। आपने खुला का केस दायर कर दिया? उधर मैं खुद नहीं जाना। तलाक देने को तैयार नहीं है? वो नहीं रेडी है। क्यों तलाक नहीं देता? बस वो कहता मैंने नहीं इसको देनी, मैं इसको दलील करवाऊंगा। जबरदस्ती अपने साथ भी रखना है, मारना भी है, पीटना भी है, फिर कहता है जिम्मेदारी भी नहीं उठानी। फिर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर मैं तुम्हें सारी उम्र बच्चों की शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, बच्चे तुमसे छीन के मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ तक वो बातें मेरे साथ करता है। अब भी मुझे फोन भी इसके आ रहे, मैंने ब्लॉक लिस्ट में उसका नंबर लगाया था, मैसेजेस मेरे पास है, रिकॉर्ड मेरे पास उसका है जो उसके मैसेजेस हैं। घर वाले आपके, आपकी अम्मी अब्बू जो है या आपके दूसरे भाई और भाभियां, ये आपके खिलाफ क्यों हो गए अचानक से? ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने घर अलग ले लिया। आपने अलग से घर ले लिया? जब घर में बातें होना शुरू हो गई, भाइयों ने, भाभियों ने, माँ ने ताने देने शुरू कर दिए, उन्होंने कहा, हालांकि ये तो कोई जवाब ही नहीं है, उन्होंने कहा कि ये इस तरह के मामला नहीं होते। जब आपने तंग आके अलग से घर ले लिया, खुद ही कहते थे कि निकल जाओ यहाँ से, कहते हुए खुद ही जब आपने घर ले लिया? हाँ जी। मैं दिल्ली में रोती थी, फिर मेरे जो एक दो जानने वाले थे, मैंने उनसे बात की कि मैं रेंट पे मकान लेना चाहती हूँ, मेरी सैलरी इतनी है तो चलो मैं जितना अफोर्ड कर सकूँ आप मेरी हेल्प कर देना। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैं, मेरे जो जानने वाले, मैं उनकी तरफ आके रह रही थी, मकान भी मैंने ढूंढ लिया, मैं वहीं पे रह रही थी। अभी इसके बाद मैं बच्चों को भी लेना चाह रही थी, बड़े जो मेरे बच्चे हैं दोस्त के पास हैं, अब वो बच्चे नहीं दे रहा मुझे, बच्चे वहाँ पे रोते हैं, वो कहते हैं हमने आपके पास आना है, अब वो कहता है कि तुमने बच्चों की शक्ल भी मैं दिखाऊंगा। बच्चों को माँ से दूर करना ममता को बेचैन कर देता है। जालिम शौहर बीवी की जिंदगी का दुश्मन तो है ही, न जाने वो अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करेगा। ये माँ क्या करे, बच्चों और अपनी जिंदगी बचाने की खातिर ससुराल छोड़ा, फिर मैके में भी पनाह न मिली, इसकी मुश्किलात बढ़ती ही चली गई। अब आपने पुलिस से रब्ता किया? जी मैंने दरख्वास्त दी है? क्या दरख्वास्त दी आपने? दरख्वास्त दी है कि ये मुझ पर तशद्दुद करता, जो धमकियां दे रहे हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। किसी से तशद्दुद करते? मारपीट करता था मेरे पे। मारपीट करता? मारपीट करता था। और मुझ पे जो मेरे जिनकी तरफ मैं रह रही हूँ उनके ऊपर वो अगवा का पर्चा करवाएगा। हम लोगों को पर्चा करवा दिया कि करवाना है? करवा दिया, दरख्वास्त जमा करवा दी हुई है। उसने दरख्वास्त जमा करवा दी? नहीं उसने नहीं करवाई अभी, मैंने करवाई है, उसका नहीं मुझे इल्म है। मेरे सुनने में आया था कि उसने करवाई है, पर मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का। इससे पहले 12 सालों में आपने पुलिस से कभी रब्ता किया? हाँ जी, वो उसी दौरान तकरीबन 1 साल पहले भी ये बात हुई, तब भी मैंने करवाया था कि उसने मतलब तशद्दुद किया, झगड़ा वगैरह किया, तब भी मैंने करवाया था उसकी केस। इरम क्या आपसे ऐसा गुनाह हो गया, ऐसी गलती आपसे क्या होगी? दर बदर की ठुकरें आप खा रही हैं, बच्चियाँ मासूम छोटी छोटी लेके आप न जाने किसी के घर पे रह रही हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है? नहीं, किस चीज़ की आपको सजा मिल रही है? मेरे से गलती कोई नहीं, इतना बस मैं जानती हूँ। वैसे मेरे घर वाले वो मेरे के मुझे गंदा करना चाह रहे हैं। आप इल्जाम लगा रहे हैं? आपके किरदार पे इल्जाम लगा रहे हैं? आपके अपने घर वाले भी? अपने घर वाले भी, वो भी। अब आपके अपने घर वाले, आपकी माँ, आपके भाई सारे और आपका मियाँ सारे आपस में मिल गए, एक हो गए जी। तो
तो क्या सोचा हुआ है आगे मुस्तकबिल में, क्या करोगी? शौहर के घर से निकले तो ये आसरा होता है कि माँ है, घर वाले हैं, माँ बाप हैं, अब वो दरवाजे भी बंद हो गए हैं आपके लिए। मैं खुद ही अपने बच्चों को संभालने, मैं जॉब करूंगी, मैं अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दूंगी। आपसे खुला जा रही है जी। उसके बाद ना आप शौहर से कोई ताल्लुक रखेंगी ना उसके बाद अपने घर नहीं, वालों मैं से किसी से वालिदैन कोई नहीं ताल्लुक रखना चाहती हूँ। जब मेरी इज्जत का किसी को नहीं परवाह है तो मैं किसी से कोई नहीं ताल्लुक रखना चाहती। यानी पहले तशद्दुद किया, घर से भी निकाला, मारा पीटा, सब कुछ किया, और जब कुछ नहीं बन पाया तो आपके किरदार पे इल्जाम लगा। जी। क्यों औरत को दबाने के लिए ऐसे घटिया हरबे अपनाए जाते हैं? जहां औरत अपने हक या अपनी जिंदगी बचाने के लिए कोई कदम उठाती है, वहां उसके किरदार पर कीचड़ उछाल दिया जाता है। आखिर पढ़े लिखे तबके में भी औरत की किरदार कशी क्यों की जाती है? ये बाशऊर तबका भी ज़हनी तौर पर किस तरह से मफलूज नजर आता है? आप क्या कुछ कहना चाहती हैं, कुछ अपील करना चाहती हैं वज़ीर-ए-आज़म से, वज़ीर-ए-आला से, आप पुलिस अफसरान से कुछ कहना चाहती हैं? ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरी बच्चों की हिफाजत के लिए सेफ्टी चाहिए। इनकी जान को खतरा भी है? जी, मेरे बच्चों की जान को भी किससे खतरा है? मेरे इन्हीं मियां के वालिद से या आपके घर वालों से? दोनों से, मुझे दोनों से है। दोनों आपके पीछे हैं? जी। आप ढूंढते फिर रहे हैं? जी। आप छुप के रह रही हो कहीं? जी, मैं छुप के रहता से रह रही हूँ। घरेलू तशद्दुद और अपनों के रवैयों से तंग आकर इस खातून को छुप कर जिंदा रहना पड़ेगा। इस मुआशरे के दर्दनाक वाकयात को भुलाया नहीं जा सकता। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना होगी। औरत को भी जीने का हक उतना ही है जितना एक मर्द को। हमें ये समझना होगा कि मुआशरे में तरक्की और कामयाबी के लिए मस्बत रवैयों को अपनाना जरूरी है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस हवाले से बेहतर कानून साजी करे और मुआशरे की जिम्मेदारियां भी उतनी ही अहम हैं। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।